गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाद में सेटअप हुआ कह सकते हैं। तो ये था। अब है देखें उस इसमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बंगाल के लिए बना, जो मैंने बताया अभी, पंजाब के लिए और बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए। तो कलकत्ता जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको कुछ ज़्यादा ही पावर था, ज़्यादा अथॉरिटी थी, ज़्यादा अधिकार थे, ठीक है। तो उसको अधिकार ये था कि भाई वो पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए जो जो जितने जितने ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश के जो कंट्रोल वाले जो टेरिटरी है उनके लिए पूरा एक कानून बना सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल एट कलकत्ता वाली, ठीक है। तो अब देखें यहाँ होल बट द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द बॉम्बे, जो मैंने अभी बताया कि बॉम्बे और मद्रास वाले जो काउंसिल थे उसके अपने अपने एरिया के लिए बनाए, और जो कलकत्ता वाले को एक्सटेंसिव पावर दिया गया कि भाई पूरे इंडिया के लिए बनाओ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कलकत्ता वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी, एक तरह से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तभी तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या था, पूरे इंडिया लेवल पर जो लॉ बनाएगी। तो ये रहा। फिर नेक्स्ट है, हाँ इसके बारे में ये कहा जाता है क्या कि लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है, उसके मेंबर भी हो गए, डिसाइड हो गए कितने। अब देखें यहाँ है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बताया कि 6 एडिशनल मेंबर ऐड किया गया कि भाई वो सब है जी, थोड़े 3 इंडियन मेंबर को भी ऐड किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर पर। तो ऐसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ भी ऐसे धीरे धीरे मेंबर को ऐड किया गया, तो वहाँ भी मेंबर थे। तो वो लोग का यहाँ एग्जैक्टली अभी कुछ मेंशन नहीं है कि वहाँ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, बाद में चर्चा करूँगा। प्रोविंशियल में भी धीरे धीरे इंडियन को एसोसिएट किया गया। तो यहाँ पर यह है कि जब इन जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, आइदर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर, इनको बहुत ज़्यादा पावर नहीं था गवर्नर जनरल या वायसराय के सामने। जैसे पावर, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब पार्लियामेंट में क्या होता है, बजट जब कोई प्रेजेंट करता है, जैसे बजट तो प्रेजेंट हो चुका था, पेश हो चुका था, बताया मैंने जो पर्सन के बारे में। तो बजट प्रेजेंट होता है तो उसके बारे में उससे रिलेटेड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं ना लोग मेंबर, कि भाई ये कितना इसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसमें और कम करने की जरूरत है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो मंत्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तब तो कोई अगर वो एक्ट कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, एक्ट ला रहे हैं वो मंत्री लोग, तो बिल ला रहे हैं, तो उनसे बार बार क्वेश्चन लोग पूछते हैं। हर बार क्वेश्चन को कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, कितने लोगों को जॉब मिली, बार बार पेपर में आता है, तो ये सब क्वेश्चन बीच बीच में पार्लियामेंट में पूछा जाता है, ठीक है। कितना रोड बनाया गया, ठीक है, कितने सराय कैनाल बनाई गई, ठीक है, आर्मी पर कितना खर्च किया गया, तो जो डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे डिफेंस वाले से पूछा जाएगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे फाइनेंस से पूछा जाएगा कितने कहाँ पैसा दिया, कितना और एक्सेस पैसा आपने अलॉट किया। हर मिनिस्ट्री से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या था कि इनको कहते हैं कि नो फाइनेंशियल मैटर एट ऑल विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट को काउंसिल कुड नॉट डिस्कस द इंपॉर्टेंट मैटर एंड नो फाइनेंशियल पावर, मतलब इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिया जाता था एग्जीक्यूटिव के द्वारा, मतलब मंत्रियों के द्वारा, तो उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन बैठ के होती नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन का पावर ही नहीं था कि आप ज़्यादा इसमें चर्चा करो। मैंने एग्जीक्यूटिव मंत्री लोगों ने जो डिसीजन ले लिया, आप लोग को इसमें बीच में ज़्यादा कुछ उंगली नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है आपको। फिर दूसरी बात, फाइनेंशियल मैटर मतलब नो फाइनेंशियल मैटर एट ऑल विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जब जो गवर्नमेंट मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, जो जिनकी सरकार चल रही है, तो जब तक वो हाँ ना कहते हैं तो ही आप डिस्कस कर सकते हो। अगर वो कुछ बजट को और उनका मंदिर ना भाई आप लोग कुछ मत बोलो ना, हमसे पूछ पाछ करो, तो ये लोग कुछ नहीं पूछ पाछ कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। कहते हैं है नो कंट्रोल ओवर बजट के बारे में वही बोला कि बजट पर कोई कंट्रोल नहीं था, अपने हिसाब से बजट को ना मॉडिफाई कर सकते थे, मतलब ना कम करवा सकते थे, ना कम करवा सकते थे, ना ज़्यादा करवा सकते थे, ना ज़्यादा उसमें और कुछ चेंजिंग कर सकते थे कि भाई इसके लिए और पैसे इशू करना चाहिए, इसके लिए इतना पैसे क्यों,
इस चीज़ में इतना खर्च करना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटी में, तो ये सब बोलने का उनको कोई राइट ही नहीं था। ठीक, उसके बाद कहते हैं, मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव जो एक्शन था उसके बारे में जो मंत्रियों ने डिसीजन ले लिया उसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं होगा। और वायसराय अप्रूवल फॉर द फाइनल पासिंग ऑफ द बिल, जैसे कि कुछ भी हो गया, जैसे कि मेमो ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं ना, कि जैसे एग्जीक्यूटिव जो भी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो पहले क्या होता था कि बिल बनाना तो इन्हीं का काम होगा, कानून बनाना, बिल बनाएंगे, जब तक साइन होगा तो एक्ट होगा। तो वायसराय जब फाइनल अप्रूव करेगा तो ही ये जो है ये बिल, मतलब जैसे अभी क्या होता है पार्लियामेंट में कोई बिल जाता है, ठीक है, तो एक्ट मतलब फाइनल कानून तब माना जाएगा, तब होगा जब तक प्रेसिडेंट साइन करेंगे। तो उसी टाइप से वायसराय जब अप्रूव करेंगे, आप लोगों ने जो मेंबर हैं ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल जो बैठ कर जो कानून बनाया, आपने कानून बनाया, मैं बात कर रहा हूँ, तो कब तक है जो वायसराय का अप्रूवल चाहिए। वायसराय हाँ बोलेगा तो हाँ बोलेगा तो अप्रूव होगा, ना बोलेगा तो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। और अगर बिल या एक्ट कोई बनाना चाह रहे हो, मतलब कहने का मतलब कानून बनाना चाह रहे हो आप, तो उसमें भी वायसराय से पहले पूछना होगा। वायसराय अगर हाँ बोला तो बनाने की कोशिश भी करे, ना बोला तो बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करे, कोई फायदा नहीं है, इनकी इतनी पावर आपको नहीं है, ये था। तो कंट्रोल तो वायसराय का फुल्ली से, कंट्री इंडिपेंडेंट तो था नहीं, गुलामी था। तो भाई जो ब्रिटिशर हैं वो तो ऐसे ही रखेंगे ना भाई कि आपको इतनी स्वतंत्रता तो ना देंगे, वो सब चीज़ अपने कंट्रोल में रखे, तो वायसराय तो अपना आदमी रहेगा। तीन और नॉन ऑफिशियल भले ही तुम मतलब इंडियन लोग आ गए हो, तो उससे क्या होता है, फाइनल तो उधर से हाँ बोलेंगे तो हाँ होगा, तब अगर वो चाहेंगे तो ही कुछ हाँ हो सकता है, ठीक है। कभी चलो वायसराय ने यहाँ के कंडीशन देखकर या लोगों की डिमांड देख के एक पल के लिए दिल पिघल भी गया, चलो भाई लोग कुछ अच्छा कानून बनाया है लोगों के भलाई के लिए, चलो तो हम यहाँ रहते हैं तो चलो साथ में सबका भलाई होगा, हमारे बच्चे भी तो यहीं रहते हैं ना, यहीं पढ़ना है उनको भी, तो चलो ठीक है, हाँ बोल दिया। लेकिन फाइनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वहाँ इंग्लैंड में लंदन में बैठे हुए हैं, उनका अप्रूवल चाहिए, वो तो वहाँ के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो तो बिल्कुल भाई कह सकते हैं आप कि क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो आप कह सकते हैं कि वो टोटली उनका जो माइंड रहेगा किस टाइप का माइंड रहेगा, शोषण करने का, मतलब एक्सप्लॉयटेशन तो आप नहीं कह सकते हो, राजशाही माइंड कह सकते हो आप, उनकी थिंकिंग इंपेरियल थिंकिंग कह सकते हो, इंपेरियलिज्म, बाद में सब चर्चा होगा इंपेरियलिज्म ये सब। तो उनकी एक शासन करने की या इंपेरियलिक थिंकिंग होगा, मतलब इंग्लिश के प्रति उनकी थिंकिंग होगा, कह सकते हैं उनके लिए, उनकी बेनिफिट के तौर पर। तो वो उसका मन फिरा तो क्या, नो, वो नो बोल दिया तो इधर से कुछ भी हाँ नहीं हो सकता, जितना चीज जो मेहनत किया जो बनाया वहां गया फाइनल में वो रिजेक्ट कर देगा, नन एंड वाइट नील, खत्म। तो उसकी इतनी पावर थी। तो यहाँ तक ये रहा। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता हूँ, देखिए इस एक्ट ने क्या किया, यहाँ से देखें, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ क्या कि पहले भी बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 मेंबर जोड़ा, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो एक अलग था जो इसको बोलते हैं आप मंत्रिमंडल। तो इनको क्या क्या कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे ना, यहाँ सबको काम बांट दिया आप, जैसे एक बजट प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, आपने पहले बताया ना, इससे पहले की बात है, बजट प्रेजेंट करने के लिए यहाँ ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ, हाँ उस वहीं इससे पहले से ही, इस 1861 से एक्ट से पहले वो बजट प्रेजेंट हुआ था। इसमें और ज्यादा हुआ कि सबको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बांट दिया, तुम एग्रीकल्चर देखोगे, तुम फाइनेंस देखोगे, तुम कॉटेज इंडस्ट्री देखोगे, तुम रेलवे देखोगे, ऐसे रेलवे भी उस समय आ गया था ना, मैंने बताया था 1853 में डलहौजी के टाइम में, बॉम्बे टू थाना, याद है, बॉम्बे टू थाने बताया था। तो रेलवे तुम देखोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट उनको अपना पोर्टफोलियो दिया गया, मतलब विभाग देना शुरू किया गया कि आप इस विभाग को, इस विभाग को, आप 2 विभाग को देखोगे, एक विभाग को देखोगे। तो इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम, जो कैनिंग ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वो इस समय में सब कह सकते हैं कि इसको ज़्यादा पहचान मिली, आइडेंटिटी मिली, रिकॉग्निशन मिला, मतलब अफिलिएशन या जो भी कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ तक ये था। और फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट जो मैंने बता दिया, कैबिनेट गवर्नमेंट एक तरह से फाउंडेशन था कि कैबिनेट में जो आप कैबिनेट देख रहे हैं ना, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, और एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को कहा जाता है, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री 6 7 8 होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। उनको हेल्प करने के लिए और साथ में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये सब जोड़े रहते हैं, ठीक है। और सारे को इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, उसमें से इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर हो वो कैबिनेट कहलाते हैं, कुछ मिनिस्टर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि
पोर्टफोलियो सिस्टम हुआ, उसके बाद कैबिनेट गवर्नमेंट, यहाँ फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड मेंबर ऑफ वायसराय ड्यूटी काउंसिल वाज द मेड इन चार्ज ऑफ द, जो मैंने अभी बताया, डिफरेंट डिफरेंट एंड ऑथराइज टू फाइनल ऑर्डर। जैसे कि अब है कि भाई डिफरेंट 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 डिपार्टमेंट मिला, तो अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी आप एक्ट बनाना चाहते हो, जो भी नियम बनाना चाहते हो, कह सकते हो, जो भी आदेश जारी करना चाहते हो, तो आप अपने तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हो। फार्म से रिलेटेड लॉ लाना चाहता है तो फिर एग्रीकल्चर वाले अपना समझेंगे, फिशरी से रिलेटेड लॉ लाना चाहते हैं तो कहने का मतलब फिशरी वाले जैसे अपना समझते हैं, स्मॉल कॉटेज से रिलेटेड लॉ लाना चाहते हैं तो कॉटेज वाले अपने मन से जो भी अपने डिस्कस करके लाएं और उनको सामने प्रेजेंट करें। तो ये कहा गया कि दे आर ऑथराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन काउंसिल बिहाफ ऑन मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, और यहाँ देखते हैं इम्पावर द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। हाँ, ऑर्डिनेंस क्या होता है कि इसको अंतरिम जैसे कानून कह सकते हैं, बीच का कुछ पीरियड के लिए ऑर्डिनेंस, तत्कालिक कानून का भी कह सकते हैं। ऑर्डिनेंस होता है शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉ कह सकते हैं कि जिसकी वैलिडिटी मतलब जो एग्जिस्ट करता है 6 मंथ तक मैक्सिमम। 6 मंथ से पहले भी उसको ख़त्म किया जा सकता है एक नए तरीके से परमानेंट कानून बनाकर। तो एक होता है कि इसकी जो टाइम पीरियड होता है 6 मंथ होता है, जो इमरजेंसी के समय में, इमरजेंसी कहने का मतलब कि जब है जो सेशन में, जैसे अभी क्या होता है कि पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं हो, लोकसभा राज्यसभा भी सेशन में नहीं चल रहा हो, ठीक है, उसमें इमीडिएटली कोई कानून की बनाने की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं। तो बेसिकली एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब ही एक लॉ ड्राफ्ट करके देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप साइन करिए, अब ये अभी कानून बनेगा, इसके हिसाब से अभी जो 6 महीने का जो पीरियड है ये चलेगा। इस बीच में अगर पार्लियामेंट मतलब फिर से अगर सेशन में आती है तो कोई कानून बना दे या परमानेंट कानून बना दे तो ठीक है, इसका अपोजिट कानून बना दे तो ठीक है, नहीं बनाए तो 6 महीने तक चल सकता है। तो ये कानून जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा ब्रीफली बनाया जाता है, ब्रीफली अच्छा है, तो नेचुरल सी बात है, जिसकी गवर्नमेंट रहेगी तो इस कानून को तो तोड़ेगा नहीं, काटेगा नहीं, पलटेगा नहीं, इस कानून को और क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है तो एक्सपेंड करेगा। तो भाई हड़ी में मान ली कि कोई माना कि कोई शॉर्ट पीरियड में कोई शॉर्ट कानून बनाया, इसको और एक्सपेंड करना है और प्रोविजन ऐड करना है, तो जब सेशन पार्लियामेंट सेशन में आएगा, जिसकी पार्लियामेंट की बैठक चलेगी, तो फिर से नया उसको और डिटेल में बनाकर उसको परमानेंटली पास करवाएंगे। तो ये हुआ, इसकी लाइफ पीरियड उस समय 6 मंथ थी, जो आज तक ये चला आ रहा है अभी तक। ये है कि ऑर्डिनेंस पास करते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, प्रेसिडेंट पास करते हैं ऑर्डिनेंस, जो 6 महीने के लिए अभी भी जो चलता आता है और वैलिड रहता है। तो ठीक है यहाँ तक। अब है थोड़ा सा अब क्वेश्चन कर लिया जाए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विस 2002 में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसराय अथॉरिटी ओवर हीज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसकी अथॉरिटी को किसने स्ट्रेंथन मजबूत किया? बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने सब्सटीट्यूट के मतलब लाया? तो और पोर्टफोलियो सिस्टम का है डिपार्टमेंटल सिस्टम, क्लियर है। पोर्टफोलियो कैनिंग का लाया हुआ था, तो कैनिंग कौन से एक्ट में लाया गया अभी? तो 1800 अभी जो डिस्कस किया 1861 वाले इंडियन काउंसिल एक्ट में। देखिए सिविल सर्विसेज में क्या होता है, ज़्यादातर इतनी चतुराई कभी करते हैं ना कि पहले वाले जो ऑप्शन देंगे ना, कोई बहुत सारे देखेंगे, जो क्वेश्चन सिंपल लगता है ना थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, को जो क्वेश्चन सिंपल जैसा दिखता है ना, तो पहला ऑप्शन उसमें देंगे ऐसा जो सारे लोगों को लगे कि ये सही है। ट्विस्टिंग उसमें रहती है गलत करने के लिए। सब जब से पहले देखा हाँ ये है तो ये मारो। अगर आपको ऐसे में जब पहले ही तुरंत लगे कि ये फर्स्ट वाला आंसर हो रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, भाई इतना जल्दी फर्स्ट वाला को इसने दिया है, वो थोड़ा फर्स्ट वाला को ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन नहीं होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है। लेकिन जब अगर सिंपल क्वेश्चन में अगर फर्स्ट ऑप्शन अगर दिख रहा है, अगर सिंपल क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐसा लग रहा है और फर्स्ट ऑप्शन, थोड़ा सा अलर्ट रहना, कुछ चतुराई तो नहीं किया, क्योंकि यूपीएससी बहुत चतुराई करती है। तो अगर ये मिले तो तुरंत ये मत मार देना, नीचे भी थोड़ा जाना, एक और लाइन को फिर से रीड कर लेना, भाई कहीं कुछ चतुराई तो नहीं किया हुआ। यहाँ चतुराई नहीं थी, 2002 का क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे चतुराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब यूपीएससी की, कोई भी एग्जाम की कह सकते हैं कॉम्पिटेटिव होते जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि इजी क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अब भाई बचे नहीं कुछ पूछने के लिए, मतलब कहने का मतलब, तो उसमें जो सिलेबस उसमें घुमा घुमा कर कुछ निकाल निकाल कर पूछो, तो पूछते हैं क्या करें।
हम आप भी कभी क्वेश्चन सेट करने के लिए क्वेश्चन सेटर रहोगे तो हमारी भी और आपकी भी मजबूरी यही रहेगी कि भाई क्वेश्चन निकाला कैसे जाए, खुद सोच सकते हो। आप भी उस जगह पर होगे। इंटरव्यू लेना भी बहुत टफ चीज़ है। आप आंसर कर रहे हो तो इंटरव्यू में आपको आंसर करना है, करते हैं जिस कॉलेज में देते हैं वाइवा देते हैं तो वहाँ पर आंसर करते हैं, लेकिन जो वाइवा की जो कमेटी बनती है या इंटरव्यू की जो कमेटी बनती है उनको भी रात को पहले पढ़ना पड़ता है कि भाई लोग बच्चों से जो पूछना है तो क्या पूछना है। ऐसा थोड़ी गया मुंह उठा के मैं उनसे कुछ भी पूछ दूँ, कुछ लॉजिकल चीज सिलेबस रिलेटेड चीज ही तो पूछना है ना। तो उसके लिए भी उनको एक क्वेश्चन का सेट पैटर्न बनाते हैं कि हाँ ये चीज इनमें से ऐसे ऐसे चीज़ों को मैं पूछूंगा, उनको भी मेहनत करना पड़ता है, उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन बनाने वाले को भी, जैसे हम जो आप पढ़ रहे हो अभी एग्जाम देने के लिए तो ऐसे क्वेश्चन सेट करने के लिए भी उसको भी पढ़ना पड़ता है, वो भी बेचारा पढ़ रहा है क्वेश्चन सेट करने के लिए, ये कहने का मतलब। वैसे इंटरव्यू जो लेते हैं पैनल में बैठते हैं उनको भी मेहनत करना पड़ता है, सब चीज़ जानना है कि भाई एक तो क्वेश्चन क्या पूछना है वो तो अलग बात है, लेकिन वो जो आंसर दे वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसके भी लिए भी तो उनको पता रहना चाहिए, उसके लिए भी उनको पढ़ना है। और सोच ले जो इंटरव्यू पैनल में जो बैठते हैं ना, तब सर्विस में काफ़ी लास्ट के पीरियड में, मतलब कहीं ना कहीं सर्विस किसी की 2 साल 4 साल 5 साल की ऐसे बची रहती है, तो ऑलरेडी पेरीफेरी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पोस्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर चुके होते हैं। और इनको फिर से आके किताबों को पढ़ना, उनको भी फिर से वो ऐसे ही पॉलिटी पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उनके लिए भी इजी नहीं है, उनको भी पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। रात को क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाए, करंट अफेयर में पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको बारे में पूछना, और पूछे तो उनके बारे में खुद उनको आंसर पता रहे तो वो भी आंसर इसका ढूंढते हैं, हाँ भाई ये आंसर है तो लड़का आंसर देगा तो हाँ पता रहे कि हाँ, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया इधर से, हाँ इट्स ओके 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 कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो। ये कॉलेज वाली वाइवा नहीं होती, कॉलेज में कभी कभी लोगों को पता चल जाता है कि टीचर या प्रोफेसर थोड़ा लूज है, तो एक चालाकी क्या करते हैं कि अगर पूछ रहा है तो रुकना नहीं है, तुम जो भी बोलना है तुम फ्रैंकली यस सर दिस 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 दिस, तो वो भी जो सोचता है कि इतना कॉन्फिडेंस से बोला होगा, उससे थोड़ा बहुत डाउट है तो दिस वन यस सर यू हैव रेड यस सर, तो भी सोच रहा था सही बोल रहा है बच्चा भाई, इतना कॉन्फिडेंस से को बोल रहा है तो वहाँ थोड़ा बहुत कभी कभी बच्चे उल्लू बना देते हैं टीचर को। देखिए यहाँ यहाँ भाई एक नहीं रहता है पैनल में, जब रहते हैं पता ही कितने मेंबर, राउंड टेबल रहेगी, वो पीली वाली लाइट जलती रहती है, कमेटी में देखेंगे डिम सी लाइट रहेगी, अंदर जाते ही एक अंधेरा अंधेरा सा फील सा होगा शुरू में कि भाई कहाँ पहुंचे हैं, थोड़ा देखना। फिर जब आएगी एक बैठोगे सेंट्रल टेबल पर, उधर से लोग बैठे रहेंगे, सामने चेयरमैन रहता है वो। आप जब पहुंचोगे उस लेवल पर तो देखोगे, अब तो बहुत सारे वीडियो भी शायद कुछ कुछ ऐसे आती है तो लोगों को पता चल जाता है, उसमें तो डायरेक्ट एक्सपोजर होता था अंदर जाकर भी कि हाँ ऐसा अंदर का माहौल है। ठीक है, तो ये है। और जब जैसे आप वाइवा देते हो तो बार बार वाइवा से पहले क्या होता है, बार बार प्यास लगती है, बार बार वॉशरूम जाते हो, गए 10 मिनट हुए नहीं, अब बाहर क्या होता है कि बाहर बैठा दिया जाता है वाइवा से पहले या इंटरव्यू। तो वैसे इंटरव्यू से पहले आपको क्या होता है कि एक बंदा जैसे ही गया उसके बाद आपको बाहर बैठने को एक स्टूल दे दिया जाएगा, बाहर बैठे रहो। अंदर आधे घंटे इंटरव्यू चल रही है, कभी कभी स्टार्टिंग वाले कैंडिडेट का क्या होता है 45 मिनट तक इंटरव्यू चलता है, जब बाद में आफ्टरनून वाले पीरियड में टाइम कम होती है, टाइम तो पहले से कम होती है, शुरू शुरू आते हैं तो ये लोग भी फ्रेश रहते हैं, क्वेश्चन पूछने की बहुत ललक रहती है तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, ध्यान से सुनते जाते हैं, यस यस वन दिस वन दिस वन। बाद में देखते हैं उनको भी लगता है अरे ये इतने टाइम तो इतना हो गया, बच्चे इतने सारे बच्चे कितने बच्चे इतने सारे, तो फटाफट 15 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में निपटाओ, 25 मिनट में निपटाओ, शुरू वालों को 45 मिनट तक जाती है। बाहर बैठे हो तो सोचे कब मेरा नंबर आएगा, उतना देर में कितने बार वॉशरूम में जाओगे, कितने बार पानी पीने जाओगे, कितनी बार चेहरा धोने जाओगे। तो एक्सपीरियंस जो था, एक्सपीरियंस होता है, मैंने बता दिया वो चीज़। तो ये है। अब कहते हैं कि इनिशिएटिंग लेजिस्लेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्राइवेट सेक्शन ऑफ गवर्नर जनरल वाइज, मतलब कहते हैं कि प्रोविंशियल मतलब प्रोविंस को भी तो बोला कि भाई आप कानून बना सकते हो, लेजिस्लेट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है, अपने ही लिए अपने प्रोविंस के लिए, लेकिन उसमें भी क्या है कि गवर्नर जनरल का आपको परमिशन चाहिए। ठीक है, प्रोविंस में जो हेड होंगे, हेड ऑफ द स्टेट जैसे कह सकते हैं, तो वहाँ कौन होंगे, गवर्नर होंगे। सेंट्रल लेवल पर कौन हुए, गवर्नर जनरल या वायसराय, दोनों नाम यूज आता है वायसराय। तो वहां भी गवर्नर का तो परमिशन चलो बोलेगा ही, लेकिन फिर भी चाहिए गवर्नर जनरल साहब का परमिशन, मतलब वायसराय साहब का, तभी वहां बिल उल कुछ डिस्कस करना, आप कोई कानून बनाने की कोशिश करना, ऐसे ही मत शुरू हो जाना। ये था। तो अब तक ये। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक्ट आएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 1892 एक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफली देख लिया जाए। हाँ, 1892 में जो
गवर्नर जनरल या वायसराय, वायसराय वायसराय मैं बोलूँगा, कहीं लिखा हुआ मैं नोट्स में आएगा जी 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 गवर्नर जनरल। तो वायसराय जो थे लॉर्ड, वही पहले भी बोला लॉर्ड साहब, कौन लॉर्ड साहब, लैंसडॉन। पीरियड देख ले 1888 टू 1894 वायसराय ऑफ इंडिया थे। देखें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा तामझाम आप नहीं पढ़ने को मिलेगा कि इनके टाइम में यहाँ दंगे हुए, ये हुए बड़े बड़े चीज़ें हुए, बड़े बड़े कांड हुए, ऐसा नहीं। ये पीरियड देखिए, इससे पहले कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट 1885 में 1885 में हो चुका था, ए ओ ह्यूम ने इस्टेब्लिश किया था, पता है आपको, ठीक है। बार बार कांग्रेस और डिमांड करती थी, इस्टेब्लिश इसलिए हुआ था कि भाई आप है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में आप ज़्यादा फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आप डिमांड करोगे, ठीक है, कानूनी तरीके से ही करोगे। तो बार बार वो डिमांड करती थी, तो उस 1892 का एक्ट आया। तो इस एक्ट के बारे में ये कहा जाए, पहले लैंसडॉन के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। लैंसडॉन जो पर्सनालिटी थे, कहते हैं कि इनके जो ग्रैंड फादर नहीं, ग्रेट ग्रैंड फादर, मतलब दादा नहीं, परदादा, परदादा ऑलरेडी ब्रिटेन ब्रिटेन के, यूके के कह सकते हैं आप, यूके तो नहीं होगा, उससे पहले ग्रेट ब्रिटेन, परदादा पहले चले जाएंगे। यूके मैंने बताया था 1801 के बाद हुआ, उससे पहले ग्रेट ब्रिटेन, 1707 से पहले सिर्फ ब्रिटेन, ठीक है, स्कॉटलैंड के इंक्लूड होने के बाद। तो उनके परदादा जो थे वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, ये थे परपोते थे, परपोते गवर्नर जनरल इनको बनाकर भेजा गया। और देखिए बहुत सारी जगह ऐसा जरूर है, आप देखेंगे कि लेगेसी सब जगह चलती आ रही है, वो चीज़ अभी भी इंडिया में भी देख रहे हैं कि बाप है जो अ, दादा परदादा जो भी है, अगर वो पॉलिटिक्स में है तो आगे वाला जनरेशन भी पॉलिटिक्स में आता है। हम लोग की एक टेंडेंसी सी हो गई, लोगों की एक टेंडेंसी हो गई है उस समय से ही, कि जैसे देखे किंग के टाइम से ही, किंग अगर मरा तो लोग ऑटोमेटिकली किसको एक्सेप्ट कर लेते थे, उनके बेटे को ही मान लेते थे कि वो हमारा राजा, ही विल बी माई किंग, वो मेरा राजकुमार होगा, हमारे एरिया का, हमारे टेरिटरी का, हमारे रीजन का, हमारे देश का, हमारे राज्य का कह सकते हैं। वो मेरा राजकुमार होगा, वही मेरे राजा होंगे, राजा जी के बेटे ही मेरे राजा होंगे, है ना। लोगों की मन में मेंटलिटी अभी भी क्या है, कोई अगर जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट एमपी है या एमएलए है कुछ भी, तो अगर इमिडिएटली अगर देश हो जाए, अगर उसका बेटा खड़ा हो, इमिडिएटली ये बेटा या बेटी, ठीक है, इंटरिम इलेक्शन अगर हो कुछ, तो आंख बंद करके लोग उसको वोट देंगे कि मेरे एमपी, मेरे विधायक, मेरे सांसद वही होंगे, उन्हीं खानदान से होंगे। ये टेंडेंसी पहले भी इनके यहाँ, ब्रिटेन के यहाँ भी यही चलती थी, इंडिया के यहाँ भी वही पहले चलता था, और अभी भी यही टेंडेंसी है। कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो तो जितना, तो भाई अभी देख रहे हैं क्या कंडीशन है, जितना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसे हैं, लोगों को खूब खिलाओ, खूब दारू पिलाओ, किसी पार्टी से टिकट मिली है, उस पार्टी का कास्ट का डोमिनेंसी है, ऐसे ऐसे तरह तरह की, उस कास्ट को फेवर करता है वो पार्टी, वहाँ के लोग ज़्यादा उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप जीतोगे, कितना भी आप अच्छा कैंडिडेट हो तो मुश्किल होती है। डिपेंड करता है, बिहार तो बिहार यूपी ये सब में कास्टेज में बाप रे कितना बढ़ा, मैंने पहले ही बोला, ह्यूमनिटी, मानवता को देखें, कास्ट वास्ट के चक्कर में मत रहो यार। एक बात और मैंने देखा है, जब सिस्टम में कोई बच्चा आता है, कोई ऑफिसर बनकर आता है, कुछ भी बनकर ऑफिसर बन के आए ना, तो बिल्कुल वर्जिन ब्रेन होता है, उसके दिमाग में उतना कास्ट वास्ट, ये जात वो जात का दिमाग चल नहीं रहता, ऐसा कुछ करता भी नहीं। लेकिन जब वो आता है बेचारा, सिस्टम में शक हो जाता है, जब तक जहाँ देखो ये जात की बात कर रहे हैं, ऐसी जात वैसी जात की चर्चा कर रहे हैं, और वो इनका ग्रुप बन रहा है, तो धीरे 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 वो भी कास्टिंग की ओर, बाद में शुरू में तो मैंने देखा कि शुरू में तो नॉर्मल बात करता था कि जो बाद में भी कास्टिंग के बाद, क्या हुआ रे तुझे, ये सब क्या कब से सीख लिया, ये जात वो जात चर्चा करना। तो जिस माहौल में आप रहोगे वैसे सीखते जाओगे। तो ये कास्ट हमारे कंट्री को काफी डिवाइड किया है, एक कास्ट, एक तो रिलीजन, तो बाप तो रिलीजन तो देख रहे हैं क्या चल रहा है, और कास्ट, कास्ट रिलीजन, अच्छा इंसान है तो अच्छा इंसान है, आप उसको फेवर करो, उसको उससे लगाव रखो, कास्ट वास्ट के चक्कर में मत रहो। और लोगों के एक मन में पहले से एक बैठ जाता है कि ये कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, वो कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो बिहार में तो खासकर ऐसे चलता है। मैंने बिहार में देखा कि जब मैं बिहार में कभी एक एक्सपीरियंस रहा मुझे, बिहार में जब सर्विस में मैं गया था, ठीक है, तो ऑफिसर होने के बावजूद भी ग्रुप सी और डी वाले जो हैं वो एम्प्लॉय, उनकी हिम्मत क्या होती थी, वो आपसे पूछ लेते थे कि सर आप कौन से जाते हैं, ऐसे उनकी हिम्मत कि कौन से सर आप कौन से जाते हैं,
उससे भी ऐसे पूछा, मैंने कहा उल्टा लटका दूंगा। फिर से बोल, क्या बोला, फिर से बोल। यहाँ बेटा, मैंने ऐसे ही बोला उसको, बेटा यहाँ अगर जातिवाद, ये जात वो धर्म का चर्चा किया ना, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है ये देखना है मुझे, कौन किस कास्ट का है ये नहीं। अगली बार सुना तो मैं सीधा साधा आदमी नहीं हूँ, समझा। उसके बाद से तो उसकी हिम्मत क्या मैं बताऊं। उसके बाद से तो जैसे ही मुझे देखे तो मैं गर्दन झुका कर तुम बिल्कुल नीचे, गुड इवनिंग सर। बदतमीज। मैंने कहा भाई क्या समझ रखा है मुझे, दिखने में बच्चा जैसा लग रहा हूँ, छोटा सा जैसा बच्चा जैसा लग रहा हूँ, जिसको इनोसेंट जैसा लग रहा हूँ, तो क्या इनोसेंट हूँ इनोसेंट। लेकिन जहां गलत है उसको मैं सहता नहीं। आपको मैं बताऊं, कोई गलत कर रहा है तो आप उसको अपोज करें कायदे से। ऐसा नहीं कि गलती को देखे, गलती को आप नजरअंदाज कर रहे हो वो भी एक गलत है। उसको अपोज आपको करना है, नहीं तो क्या होगा कि सामने वाला वो ऐसे मतलब गलती करते ही जाएंगे। पर इतना भी हार्श नहीं हो जाना चाहिए। पर हाँ, कम से कम आप जब ऑफिसर बनोगे तो डिग्निटी मेंटेन करना है, और आपको कम से कम थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट होनी पड़ेगी। काम करवाने के लिए स्ट्रिक्ट होना है, ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशान करने के लिए कि जबरदस्ती से आपकी वजह से जब ऑफिस में गए एम्प्लॉय के फालतू काम में उलझा दिया जो मतलब का है नहीं, जबरदस्ती सबको डांटे जा रहे हैं, सब पर चिड़चिड़ाए जा रहे हैं। नहीं, जो काम कर रहा है उसको तो रगड़ो, उसको सुनाओ दम, इसमें कोई डाउट नहीं। उसको देखो, सर्विस में जाओगे बेइज्जत भी कब किसी को किया जाता है ना, जो काफी सीनियर है आपसे रैंक पे नीचे है, तो बंद कमरे में किया जाता है, सबके सामने नहीं। धीरे धीरे सीखोगे, जब नए जाओगे तो जोश में रहोगे, तो किसने गलती किया, भले वो 30-20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस, आप सामने डांट दोगे। तो थोड़ा इस चीज को मैं बताता हूँ, डांटो वाटो जो भी है तो थोड़ा सा सेपरेट आइसोलेटेड। जब वो बार बार करने की वजह तो कि वो सुन नहीं रहा, थेथर हो गया है, मतलब थेथर कहने का मतलब बिहार में चला थेथर, जो सुनते नहीं किसी का कितना भी बोल लो, उसको तो भाई बंद कमरे में नहीं, हम बिल्कुल सामने में। ऐसा कि भाई उसे भरे कपड़ा पहने हुए रहे लेकिन वो इतना शर्मिंदगी महसूस करे जितना वो नंगा होकर भी शर्मिंदगी महसूस ना करे। अगर एक बार में नहीं कितना बार बोल दिया तो लाइन पर तो आ जाएगा, सामने वाला ऑफिसर है तो आना ही पड़ता है। तो काम करवाने के लिए स्ट्रिक्ट रहें, बाकी लोगों के साथ फ्रेंडली रहें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, खाओ पियो ऐश करो, सबको ऑनेस्टी सिखाओ, सबके साथ मिलकर काम करो, सब में यूनिटी रखो। बस ऐसे ऑफिस के माहौल में आप जाओगे, अगर वहाँ भी टेंशन रखोगे, घर में तो ऐसे ही किच 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 फैमिली में सबके लगी रहेगी, ऑफिस में भी वैसे सब लोग परेशान रहेंगे। जब गलत हो तो बिल्कुल, और सही चल रहा तो कोई, तो ये रहा। तो इसे मैं बता दिया, बिहार में ये मैंने टेंडेंसी देखा कि डायरेक्ट कास्ट पूछने की हिम्मत हिम्मत हो जाती है। उसके बाद तो किसी की, जब एक को जब सुना दिया तो उसके बाद तो किसी को, कोई किसी की हिम्मत हो जाए, किसी की नहीं। और ये तो मैं सी ग्रेड डी ग्रेड जो भी बोल दिया ऐसे, ठीक है यार। ऑफिसर की बात ऑफिसर तक पूछ लेंगे तो जो यंग ऑफिसर आपस में ये सब डिस्कस नहीं होता, नहीं पूछे जाते, ठीक है नहीं पूछेंगे। लेकिन जो पुराने वाले हैं ना, उस सिस्टम में जाके ऐसे बनेंगे कि वो पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे, अच्छा बताइए डीएम साहब, अच्छा कलेक्टर साहब, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो क्या मतलब, क्या भाई क्या चल रहा है, मतलब शादी ब्याह करवाना है क्या, मतलब क्या शादी ब्याह करवाना हो तो फिर भी ये कहो कि मुझे ये सोचते, क्या बोलूं मैं, परेशान है ये सब। छोड़ो, सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत है, धीरे धीरे कभी कोई भी चीज में ऐसे ही आते रहेगी। तो ये देखते हैं 1892 के एक्ट के बारे में बोला, जो लैंसडाउन के बारे में बोल रहा था कि इनके दादा परदादा ये ऑलरेडी रह चुके थे प्राइम मिनिस्टर, ये बने। इनके टाइम में कुछ मेजर कुछ हुए, जैसे मैं बता देता हूँ कि फैक्ट, जैसे देखे मैंने बताया था आपको कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो पीरियड था ब्रिटेन में क्या था, 1860 के पीरियड था, 1860 से लेकर 1920 1920-30 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसका इफेक्ट इंडिया में भी आया। इंडिया में भी मैंने बताया था कि इंडस्ट्री काफ़ी उस समय डेवलप, धीरे धीरे कुछ कुछ होना शुरू हो गई। तो इंडस्ट्री डेवलप हो गई तो फैक्ट्री वैक्ट्री बनने शुरू हो गए, फैक्ट्री बनेंगे तो वहाँ लेबर मजदूर रहेंगे। लेबर मजदूर को शुरू में क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा कि भाई 8 घंटे नहीं, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटा काम करवाया जाना है, पैसा ठीक नहीं मिल रहा है उनको, खाने पीने का सही से अरेंजमेंट नहीं है, रहने के लिए ऐसे झुग्गियों में झोपड़ी में ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चे भी काम में लगे हुए हैं, मतलब जो डेंजरस वर्क जो कह रहे हैं, जिसमें जो उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो उनकी कितने लोग जान जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में देखते हुए एक फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट आया, बाद में उसको मॉडिफाई होते गया, मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट होते गए, चेंज आते गए। और इंडिपेंडेंस के बाद 1948 का इंडियन फैक्ट्री एक्ट, बहुत सारे एग्जाम में आता है 1948 इंडियन फैक्ट्री एक्ट। तो 1984 1984 सॉरी 48 में जो इंडिपेंडेंस के बाद
वही फैक्ट्री एक्ट बना, उसमें भी बार बार चेंजेस आते रहे, आते रहेंगे, अभी भी आ रहे हैं। तो ये था। एक और मेजर अचीवमेंट था इनके टाइम में कि आप डूरैंड लाइन का DURAND डूरैंड लाइन, जो एक लैंड सॉरी कह सकते हैं कि एक बाउंड्री डिमार्केशन लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैप में जो देखेंगे, इंडियन मैप में, सॉरी वर्ल्ड मैप में, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो उस समय क्या हुआ था क्या कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो आमिर थे ना, तो उनका नाम था अब्दुल रहमान खान, ऐसे नाम था, अमीर थे वहाँ के, एक तरह से अमीर कह सकते हैं कि रूलर कह सकते हैं अफगानिस्तान के। तो उनके साथ एक ट्रीटी हुआ, एक डूरैंड लाइन बना दिया कि ठीक है भाई, उस लाइन के उस तरफ वेस्ट में आपका होगा राज, ईस्ट में हमारा होगा, मतलब पाकिस्तान इंडिया वाले हमारे होंगे, अफगानिस्तान वाले जो होंगे आपके होंगे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कर दिया गया था कि उधर से रसिया का, इस टाइम में रसिया रसिया भी काफ़ी डोमिनेंट कंट्री चल रही थी, तो रसिया उधर से अटैक करने का प्लान चल रहा था रसिया का बार बार। तो ये बना दिया कि भाई अफगानिस्तान को अगर मैं अलग कर दूंगा तो हमारा कोई टेंशन ही नहीं रहेगा कि अब उधर हमें, पहले अफगानिस्तान पहले रशियन से समझे, उसके बाद हमारे तक मैटर आएगी, डायरेक्ट हमारे तक वो पहुंचेंगे नहीं। तब तक तो हमें पता भी चल जाएगा कि हाँ रशियन क्या क्या कांड कर रहे हैं, क्या क्या हो चल रहा है। तो अपनी सेफ्टी के लिए अफगानिस्तान को अलग कर दिया उधर, ठीक है। अफगानिस्तान के बियॉन्ड क्या क्या है आपको पता होना चाहिए, मैप में देखेंगे ईरान है, क्या है जो भी कंट्री है, तो उधर से अटैक ना हो। अभी भी रसिया ईरान का काफ़ी क्लोजनेस चलता है, जानते भी होंगे। तो ऐसे ऐसे बनाया गया। अब क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया कि ये लाइन तो डिमार्केट कर दिया, तो कुछ है एक रीजन ऐसा था जिसे बोला जाता पासुंत रीजन या पासखुंत रीजन, ऐसा बोला जाता पासखुंत। तो वो रीजन थी, तो जिसमें कुछ इथनिसिटी, कुछ ट्राइबल पीपल रहते थे जिनको नॉलेज नहीं था कि भाई जोग्राफी एरिया, वो समझते थे पूरा अपना है। तो बार बार हो गया, कभी उनको इधर से मार के उधर भगाया जाए, उधर से मार के इधर भगाया जाए, ये काफ़ी कन्फ्लिक्ट होती रही। बहुत दिन तक ये बाउंड्री डिस्प्यूट चलता रहा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कि भाई ये इधर ये भी एरिया मेरे इलाका में है, वो भी इलाका में, मतलब पाकिस्तान वाला बोले कि उधर वाला मेरे इलाका में है, अफगानिस्तान वाला बोले कि ये मेरे इलाका में है। तो काफ़ी दोनों के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट कहते हैं कि बहुत, वो जो बाउंड्री थी हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट में हमेशा चलते रहा, ऐसा उस बाउंड्री के बारे में बोला जाता है। तो कम से कम पता होना चाहिए कि जो डूरैंड लैंड एग्रीमेंट का है या डूरैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का है, तो कहाँ कौन से कहाँ के लिए है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले जो बॉर्डर है उसके लिए था, जो इनके टाइम में अपनी ही सेफ्टी को, अपने किंगडम कह सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर के सेफ्टी के लिए ही वो डिमार्केट किया गया था। तो लैंसडाउन के टाइम में जो ये हुआ, अब बताता हूँ इसके जो प्रोविजन थे 1892 के, थोड़ा और बताता हूँ। कहते हैं कि इसने क्या क्या, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने बताया था इससे पहले वाला कि 3 मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया था, नॉन ऑफिशियल। वहाँ ये सब चर्चा नहीं है कि प्रोविंशियल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन ऑफिशियल को ऐड किया या नहीं किया, मतलब बीच में कभी ऐड किए होंगे, उतना कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं है। लेकिन यहाँ ये स्पेशली एक्ट में मेंशन है, एक्ट में, कि इंक्रीज द नंबर, मतलब इसका मतलब कि नंबर बढ़ाया दोनों में। इसका मतलब इससे पहले सेंट्रल में तो कर ही दिया था 3 मेंबर, यानी प्रोविंस में भी पहले नॉन ऑफिशियल को ऐड तो किया होगा ना, पक्की से बात है। तभी तो यहाँ कहा जा रहा है कि इंक्रीज द नंबर, नंबर बढ़ा दिया गया नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियन का इन्वॉल्वमेंट। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेवल पर भी जो इंडियन को, जो इंडियन मेंबर को इंक्लूड किया गया, मतलब कह सकते हैं नॉन ऑफिशियल के फॉर्म में। फिर भी क्या थी कि देखे, कहता है कि मेंबर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मेंटेन ऑफिशियल मेजोरिटी। तो इतना होने के बावजूद भी मतलब मेंबर तो ऐड किया गया, तो उनके मेंबर 15 थे, इनके मेंबर 3 रहते थे, एज फॉर एग्जाम्पल। मतलब कहने का मतलब सरकारी लोग ही, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही लोग ज़्यादा हमेशा रहे, और इंडियन वाले मेंबर हमेशा कम रहे। तो कम रहेंगे तो ज़्यादा बातें किसकी चलेगी, उसकी चलेगी। पार्लियामेंट में देखते हैं जब अपोजिशन को, अपोजिशन यहाँ अपोजिशन से और रूलिंग पार्टी से मतलब नहीं है, पर कह देते हैं, कह सकता हूँ कि और इनकी में नंबर कम है तो इनकी बात कहाँ ज़्यादा चलेगी, उनकी बात ज़्यादा चलेगी। अगर मेजोरिटी से भी डिसीजन होना होगा तो जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी वो होगा भी। वहाँ भी तो वोटिंग होती है ना पार्लियामेंट में, आपने सुना, मैं बताऊंगा बाद में सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, ये सब चीज़ को मैं बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ये है।
थर्ड वन चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट। अब हाँ, यहाँ पर कहते हैं कि पहले बजट को डिस्कस करने का पावर नहीं था, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का पावर ओवर नहीं था, ठीक है, बजट को कम करे घटाओ ये सब क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, कोई एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री कोई एक्शन लिया उस पर भी कोई सवाल जवाब कोई कर नहीं सकते। यहाँ लेकिन मिला कि चलो भाई, आप बजट को कम से कम, मतलब बजट जो मैंने पहले बताया कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट होता है, एनुअल स्टेटमेंट, ठीक है, सालाना स्टेटमेंट, जो जो सरकार की कितनी रेवेन्यू आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, तो उसको बजट कहा गया है। तो इसको कहा है कि आप डिस्कस कर सकते थे, बजट को डिस्कस कर सकते हैं, मतलब बजट में अपना बात रख सकते थे कि भाई ठीक, थोड़ा इसमें क्या खर्चे को और कम किया जा सकता है, थोड़ा और पैसे इस डिपार्टमेंट के लिए या इस काम के लिए और दिया जा सकता है क्या। तो ये सब डिस्कस करने के लिए इन लोगों को पावर थोड़ा मिला कि हाँ, आप ये सब बातों को बैठ कर पार्लियामेंट, तो मैंने पहले बता दिया था कि मिनी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट, एक फोटो भी दिखाया था, बताया था ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बना था तो मिनी पार्लियामेंट भी उसको बोला जाता है फर्स्ट टाइम। तो ये मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, या धीरे धीरे बढ़ता गया, तो वहाँ आपस में डिस्कस कर सकते थे बजट को। यहाँ तक ये जो पर्सन है लैंसडॉन कह सकते हैं, ये लैंसडॉन जो मैंने बताया, ये लैंसडॉन है, ऐसी मूछें, थोड़े आगे से बाल नहीं। और चले उसके बाद कहते हैं यहाँ जो जो पॉइंट जो था, स्टेटमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट, एंड दूसरा है एंड addressing question within certain limit to the executive in matter of public interest after giving 6 days notice। कहने का मतलब है कि जो मंत्री ने जो डिसीजन लिया उन पर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो, या उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो एक लिमिट में भी क्वेश्चन पूछना है, बियॉन्ड लिमिट में नहीं जाना, इतना नहीं कि इतना भी मत पूछने लग जाओ, इतना भी उंगली मत करने लग जाओ कि मंत्री साहब को ही जो है उनको गुस्सा आ जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए पूछने से पहले 6 दिन नोटिस देना, 6 दिन पहले लिख देना है कि हाँ, हमको ये सब क्वेश्चन में इनसे कुछ पूछना है, ताकि वो भी आंसर देने के लिए तैयार रहें और उनको ऑलरेडी पता चल रहा है कि हाँ क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है, ताकि सही तरीके से वो आंसर दे सके, ठीक है। 6 डे नो अभी भी होता है, नोटिस पीरियड होता है, तब जब पार्लियामेंट में पढ़ाऊंगा तो वो सब डेक्सेशन सब क्या क्या है, लेफ्ट डेक्सेशन सब सारा चीज़ की चर्चा, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, सारी चीज़ की चर्चा होगी, मैं चर्चा करूंगा उसका धीरे धीरे, अभी तो अभी उसको वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ कहते हैं सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉन ऑफिशियल मेंबर को कह रहे हैं कि नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलो या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलो, बाय वायसराय ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कहने का मतलब है कि जो नॉन ऑफिशियल, मतलब पहले क्या 3 लोगों को ऐसे रैंडमली लिया गया जो जो रईस रईस पर्सन थे, अब कह रहे हैं कि जो जो एग्जीक्यूटिव सॉरी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर, सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मेंबर को लिया गया जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो अपने कुछ नाम को रिकमेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि किनको लिया जाए, अपने तरीके से वो कुछ नाम को भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है। और एक है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये क्या है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो जानते हैं, प्रोविंस जानते हैं, प्रोविंशियल काउंसिल जो हुआ, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब ये स्टेट लेवल की बातें हुई, स्टेट में जो विधानसभा हुआ है उसकी बातें हुई। तो स्टेट की चाहे तो विधानसभा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ लोकसभा में भेज सकता है, इस टाइप से ये समझ सकते हैं। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल पॉइंट, ट्रेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि बंगाल सबसे डेवलप उस समय प्रोविंस था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बंगाल था ना, तभी तो सब चीज़ बंगाल से ही उनका हर चीज़ होता था, सेटअप स्टार्टिंग जो हुआ वहाँ से हुआ। वो एरिया काफ़ी डेवलप माना जाता था उस समय, एग्रीकल्चर में कहे या इंडस्ट्री में। तो वहाँ पर बंगाल कहने का मतलब यहाँ कौन सा बंगाल है अभी पता है ना आपको? यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा और एंड सॉरी ये बांग्लादेश, ये सारे रीजन को कंबाइन कहा गया है बंगाल। तो जो व्यापारी थे वो लोग आपस में एक ग्रुप, जो मर्चेंट जो कह सकते हैं, सब एक ग्रुप बनाए हुए थे, ठीक है, जिसको एक आपस में भी एक चलते हैं ग्रुप बना सकते हुए कह सकते हैं, या यूनिट बना, एक कह सकते हैं कि यूनियन बनाए हुए थे,
उनका भी एक यूनियन था जिसको बोलते हैं बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताकि भाई हम लोग कैसे बिजनेस करें, कोई डिफिकल्टी हो तो आपस में डिस्कस करें, गवर्नमेंट के सामने अपना बातें रखें कि भाई ऐसे ऐसे कानून बना रहे हो तो ऐसे डिफिकल्टी हो रही है, टैक्स वहाँ ले रहे हो तो हमारी इतनी डिफिकल्टी हो रही है, हमारा माल वहाँ नहीं जा पाता दूसरे कंट्री में, वहाँ से आने में ये डिफिकल्टी है, हमारा थोड़ा टैक्स और कम कर दिया जाए, इसमें और बढ़ा दे, जो जो उनकी डिफिकल्टी है, जो जो मांग हो, तो ताकि एक एक प्लेटफॉर्म से वो रख सकते। इसके उसी टाइप से अभी क्या है, एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऐसे है ना, एसोचैम नाम सुना होगा। तो एसोचैम जो 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो भी अभी क्या है कि एसोचैम में लगभग क्या है कि आई थिंक 45 कहते हैं कि 4.5 लाख या 45 लाख, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, इतनी सारी कंपनियां, 4.5 लाख 45 लाख शायद बोला जाता है कि 45 लाख कंपनियां हैं एसोचैम में, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया में। तो इतने सारे, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये भी उसी टाइप से है कि अपना डिमांड रखती है। और ये जो सारे जो कंपनी है, फर्म है या बिजनेसमैन है, जो भी कह सकते हैं, इनका एक यूनियन है। और इनका एक इनके भी चेयरमैन होते हैं, आपस में इनकी मीटिंग होती है, इनका भी डिस्कशन होता है, इनकी भी कॉन्फ्रेंस होती है, जो जो एनुअल उन जो जो उनकी प्रॉब्लम है वो सबको डिस्कस किया जाता है, ताकि ट्रेड अच्छे तरीके से किया जा सके। इनके कहते हैं कि ताकि हम इसलिए बनाए हुए हैं कि हम एजुकेशन को, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री में ज़्यादा डेवलप कर सके, कंट्री को ऊपर लेवल पर ले जा सके। चलो ठीक है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह एसोचैम जो अभी चल रहा है, तो ये बताया मैंने। अब कहते हैं कि यहाँ एक कहने की बातें हैं कि जो देखें, ध्यान दें, अब कहने का मतलब है जो कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो अपना मेंबर भेजे, मतलब कहने का मतलब जो स्टेट वाले जो जो विधानसभा है, कहने का मतलब इनडायरेक्टली मैं समझा रहा हूँ, वो अपना लोकसभा में अपने प्रतिनिधि को किसी को भेज सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम हो, वहां से भी रिप्रेजेंटेशन आने लगा, वहां से भी, वहां से भी। ये चीज को मैंने कभी पहले डिस्कस किया है, याद है? याद है कुछ? देखो, मैंने पहले बताया था कभी कि जब बॉम्बे और मद्रास वाले को जब लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दिया गया था, बताया था कभी, तो बाद में उनको ये पावर दिया गया था, क्या दिया गया था ना, कि वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज सकते हैं। ध्यान देना, तो मैंने बोला था कि रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन, याद आएगा, लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात कहा था। लेकिन मैंने ये स्पेशल बोला था कि जो वो जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था, वो इंडियन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा था, मैंने ये बोला था, याद करना, कि इंडियन को नहीं, वो ब्रिटिश के कंटेक्स्ट में ही था, कि जो वहाँ की जो लोकल लेवल पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे आगे। याद आया? अब यहाँ जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है ना, ये नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियन को रिप्रेजेंट, इंडियन के लिए हो रहा है, नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियन को भेजा अपने लोकल लेवल से, जैसे बम्बई से हो गया, चाहे मद्रास से हो गया, चेन्नई से हो गया, मतलब अब तो चेन्नई है, पहले मद्रास से, वहां से कोई इंडियन को भेजे। ये है, अगर नॉन इंडियन को भेजता तो फिर यहाँ पहले की तरह जो लोकल रिप्रेजेंटेशन जो चल रहा था वो वैसे ही होता। बार बार पीछे जाओ, पीछे जाओ, आओ आओ जाओ, आ जाओ, तभी थोड़ा सा बार बार रहेगा। तो इतनी सारी खाली फैक्चुअल 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 बातें पढ़ोगे भूलोगे। ऐसे मैं लिंक करके बता रहा हूँ ताकि आपको पीछे जाना है और समझ सके, ऐसे रटने से याद नहीं होता। ठीक है, तो अगला कहा जा रहा है कि एंड ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हाँ, अब है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो मान ली कि जो इंडियन को इंक्लूड करना है ना नॉन ऑफिशियल मेंबर ग्रुप में, तो उसमें भी कहा जाएगा क्या, कि यूनिवर्सिटी, जो जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश है उसमें, म्यूनसिपालिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कह सकते हैं। ठीक है, जमींदारों का भी जो एसोसिएशन उसमें चलता था, ट्रेड एसोसिएशन, व्यापारियों का जो एसोसिएशन चलता था, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करती थी, तो वो लोग भी अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ भेज सकते हैं या भेजिए, ऐसे ये प्रोविजन था। अब देखें, यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या, अभी भी क्या है कि जहाँ जहाँ आपको पता होगा कि कहीं विधानसभा विधान परिषद दोनों है, मतलब बिहार में क्या है कि बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली में को एमएलए बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो अलग चीज़ होता है, जिसको एमएलसी बोलते हैं। एमएलए बोलते हैं असेंबली वाले में, और एमएलसी बोलते हैं वो विधानसभा में एमएलए,
विधान परिषद में एमएलसी होता है। तो इंडिया में जो बाइक कैमरलिज्म, दो मतलब कह सकते हैं कि बाइक कैमरलिज्म का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में, इस लोकसभा राज्यसभा हुई, इसे स्टेट में विधानसभा और राज्य और विधानसभा और विधान परिषद किस किस स्टेट में है इंडिया में। अभी सारे स्टेट में नहीं, कुछ स्टेट में है। कुछ का नाम जैसे अभी मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, बिहार में भी है, बाइक कैमरलिज्म है। तो अभी यहाँ विधान परिषद में क्या होता है, विधानसभा का इलेक्शन आपने सुना होगा, एमएलए का इलेक्शन। लेकिन एमएलसी का इलेक्शन आपने सुना है नहीं। वहाँ क्या होता है कि जो एमएलए है, ये लोग ही एक तो इलेक्शन ये लोग ही करेंगे, मतलब ये लोग ही चुनाव मतलब वोटिंग करेंगे। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन अभी भी होता है। टीचर भी रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, ऐसा होता है, आप कितने लोगों को पता भी नहीं होता। और ग्रेजुएट है, कहते हैं ग्रेजुएट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, पता नहीं उनका किस तरीके से कब इलेक्शन होता है, कैसे करवाते हैं, कौन ग्रेजुएट है उसमें इंक्लूड होते हैं। छोड़ो, उसमें जाने की जरूरत नहीं, बस ये जानना है कि अभी भी उस वहाँ जो इलेक्शन होते हैं तो इस टाइप से है कि वो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं विधान परिषद में। ठीक है। तो ऐसे ही म्यूनसिपालिटी, ये सब जो बताया, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव अपना प्रोविंस के लेवल पर, जो प्रोविंस के लिए जो असेंबली है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, यहाँ का है काउंसिल है, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का जिक्र नहीं है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नाम है ये काउंसिल, असेंबली नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, काउंसिल काउंसिल चला आ रहा है। तो अभी के कंटेम्प्रेरी के पीरियड से, मतलब अभी के समकालीन, अभी से मैंने रिलेट करके ये बताया बात, ताकि आप समझे, इस बात को याद रहे, नहीं तो ऐसे रट जाए, कभी काउंसिल कभी असेंबली, पता ही नहीं चले क्या है चल रहा है, क्या चल रहा है। अब देखो, अब कह रहा है कि इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने अभी बताया ना, कम से कम रिप्रेजेंटेशन हुआ, वहां से भी उनके प्रतिनिधि, मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंट सेंट्रल लेवल पर गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से प्रतिनिधि गए, और स्टेट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट जिला से हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिला से हो गया, यूनिवर्सिटी से हो गया, और म्यूनसिपालिटी से हो गया, तो ट्रेड एसोसिएशन से हो गया, उनके भी प्रतिनिधि जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ, इलेक्शन इलेक्शन कुछ नहीं हो रहा है ऐसे। तो इसे ये कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ से हुआ, और कहते हैं एलिमेंट ऑफ, कहीं ना कहीं एक एलिमेंट था, मतलब तत्व था इनडायरेक्ट इलेक्शन का। तो ये हुआ, क्वेश्चन में पूछा जाता है एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसके बाद जो एक्ट आएगी, वहाँ भी इलेक्शन 1909 में, जो मॉडल मिंटो में पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ भी कोई इलेक्शन का चर्चा नहीं है, लेकिन वहाँ भी इनडायरेक्ट, वो क्लियरली है इनडायरेक्ट इलेक्शन का नाम होगा, कि इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ। ठीक है, वहाँ इलेक्शन हुआ, लेकिन डायरेक्ट लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, लोगों के प्रतिनिधि, जो लोगों के नेता थे, वो लोग वोटिंग कर रहे थे, तो वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन पर कंफ्यूज मत है ना, यहाँ सिर्फ जानो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बस, इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर वे में इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ 1909 वाले एक्ट के बाद। ठीक है। तो अगले बात, इसके बाद जो मैं अभी बताऊंगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले एंड मिंटो, मॉर्ले साहब क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये जो कोट सूट बूट में दिख रहे हैं, स्वाभाविक से बात लग रहे हैं, मॉर्ले मॉर्ले होंगे। ठीक, लॉर्ड मॉर्ले। और लॉर्ड मिंटो जो हुए, ये जो थोड़ा सा हल्का विदेशी और इंडियन टाइप का जो ड्रेसिंग, जो मिक्स टाइप का जो लग रहा है, ये हुए लॉर्ड मिंटो। बता दूं, ये है लॉर्ड मिंटो। इससे पहले मैंने एक बार चर्चा किया होगा, पीछे जाएंगे, लॉर्ड मिंटो एक और थे, लॉर्ड मिंटो वन भी कहा जाता है उन्हें, लॉर्ड मिंटो। 1813 का एक्ट देखेंगे जाकर आप, तो उसमें जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, मैंने बताया था, तो वो कहलाएंगे लॉर्ड मिंटो वन, और ये कहलाएंगे लॉर्ड मिंटो टू। जैसे कि कोई अगर मूवी बना, तो अभी जैसे पहले मूवी बना डॉन, अगर अगला उसका बनेगा मूवी, तो उसको कहलाएगा डॉन वन, सॉरी डॉन टू कहलाएगा, डॉन वन नहीं, डॉन टू कहेंगे। तो वो थे लॉर्ड मिंटो, प्योर मिंटो तो लॉर्ड मिंटो वन, ये कहलाते हैं मिंटो टू। अब देखें, लॉर्ड मिंटो वन के बारे में मैंने बताया था कि उस समय ब्रिटिश का पंजाब के साथ क्या हुआ था, कि एक एग्रीमेंट हुआ था ना, मैंने बताया था उनके टाइम में, कि भाई सतलज नदी, सतलज रिवर के वेस्ट में आपका टेरिटरी, ईस्ट में हमारा टेरिटरी, वेस्ट मतलब ब्रिटेन का हमारा, ईस्ट में टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा, वेस्ट में आप राज्य करो, हुआ था, बताया था, याद करो, पीछे जाओ जाओ जाओ। ये देखें,
ये बातें जो मैं बहुत सारी बातें बोलता हूँ जो मैं लिखा हुआ नहीं रहता, इसमें स्लाइड में नहीं है। स्लाइड में जो इस चैप्टर से रिलेटेड बात है उसको तो पक्का इंक्लूड किया है, पर यहाँ से लिंक वहाँ से लिंक उसको मैंने सिर्फ वर्बली बोला है। कितना टाइप करूँगा, टाइप करते करते तो, और कितना लिखूंगा लिखूंगा तो टाइम टेकन ज़्यादा होगा, आप खुद लिख सकते हैं। तो उतना देर में, जितना देर मैं लिख लिख के करूँगा उतना देर में मैं डबल कंटेंट आपको दे दूंगा। और इसमें तो बहुत चीज़ आपको पढ़नी है, जाननी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लिखता नहीं। और इतना आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि जितना मैं बोलता हूँ उतना देर में तो आप अच्छे तरीके से नोट्स लिख सकते हो। और आप में से खासकर देखेंगे कि जो क्या लड़कियों की क्या आदत रहती है, जैसे ही कुछ बोला फटाफट लिख लिया। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है, कहीं ऐसा लगता है कि खास दे तो उसको भी कहीं कुछ लिखने की कोशिश ना कर दे। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे बोल रहा हूँ, लिखते जा रही है, तो जैसे बोलते बोलते कुछ और तो तुरंत हाथ चल गया उसके पेन, मतलब पेपर पर। ये क्या भाई रुक तो जाओ थोड़ा, पहले सुन तो लो कि हाँ भाई लिखने वाली बात है या नहीं है। चलो ऐसी मजाक की बात है, ऐसा नहीं कि मेल फीमेल मुझे देखना है, कोई वैसे टेंडेंसी नहीं है, सब इक्वल है हमारे लिए, सब मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं, ठीक है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ की कोई डाउट की बात ही नहीं है, मुझे सबसे लगाव है, सबसे प्यार है। तो जितना मेल मेरे लिए है, जितना फीमेल है मेरे बच्चे, ठीक। तो चलता हूँ मॉडल मिंटो डिफॉर्म। तो मॉडल साहब का ये हुआ, मिंटो साहब का ये हुआ। देखिए मॉडल मिंटो डिफॉर्म के बारे में बता दूँ थोड़ा, कि देखिए मॉडलेस जो थे, जब मिंटो को, जो मिंटो पापा पिंटो, पहले वाले पापा पिंटो हुए, ये मिंटो जो है ना उन्हीं के क्या थे, पड़पोते थे, ठीक है। वो परदादा जी थे, ये पड़पोते थे उनके, तो ये मिंटो। तो वो मिंटो साहब पापा हो गए, कह सकते पापा पिंटो, ये पिंटो सिर्फ, मिंटो सॉरी मिंटो। तो ये मिंटो साहब को क्या है कि लॉर्ड कर्जन, इसके पहले आपने सुना होगा 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या ग्राउंड था, जो भी ग्राउंड था जानते हैं कि वो, ताकि बहुत बड़ा एरिया था, कि उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन को नज़र से, ताकि सही तरह से एडमिनिस्ट्रेट कर सके, दिक्कत होती इतने बड़े स्टेट को संभालना, डिवाइड कर दिया गया। लेकिन उनका मकसद था कि हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग, इनको यूनिटी को तोड़ा जाए, ठीक है। और जो आज भी मैं बार बार प्रमोट करता हूँ यूनिटी के लिए, यूनिटी के लिए, कि ना कोई हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, सब एक है। वो जिस अल्लाह को ये याद करते हो, हमारे ही अल्लाह हैं, हम जिनको हम भगवान बोलते हैं, वो जिस जिस भगवान को हम याद करते हैं वो उनके ही अल्लाह है, जिसको हम भगवान बोल रहे हैं। हमारे भगवान अल्लाह जो आप बोल रहे हैं, ऐसा कोई ऊपर अलग नहीं बैठा हुआ है कि नहीं ये वाला डिपार्टमेंट मेरा है, हिंदू वाला उसके अलग बैठे हुए हैं, मुस्लिम वाले के लिए अलग, सब एक ही है। कोई अल्लाह बोल के याद कर रहा है, कोई भगवान बोल के याद कर रहा है। इसलिए अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो ना, तो आप बोले यार बहला कर रहा है ये, इनकी इनके अल्लाह तो ऐसे ही हैं, आपने ये वर्ड बोल दिया, इसका मतलब आपने भगवान के बारे में ही ऐसा बोला। वो अपने ही सबके भगवान के बारे में आपने खुद के भगवान की निंदा कर दी ऐसे बोल के। तो मुझे याद है कि मैंने किसी को, अपने फ्रेंड को ऐसे ही बोला था, यार देख मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, मैं अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे बोल दिया मुझे, अल्लाह तुम्हारे हैं क्या? मैंने, अरे पागल, अल्लाह या भगवान सब हमारे ही हैं। तो तुम कोई अल्लाह के बोल रहे हो तो कोई ये बोल रहा है, अल्लाह भगवान सब एक है। तो ये आप लोग कहते हैं ना कि ये यार सब अल्लाह वाले सब ऐसे ही करते रहते हैं, ये भगवान भगवान, शिव भगवान वाले, राम भगवान वाले ऐसे करते रहते। अगर आपने मुस्लिम होकर ऐसे भी बोला ना, अगर इसका मतलब जो राम बोल रहे हैं, तो एक तरह से रिप्रेजेंट क्या है, वो भगवान को ही वर्ड यूज हो रहा है। तो उनकी भी आप रिस्पेक्ट अल्लाह के फॉर्म में कर रहे हो। तो लोगों के तरीके अलग हैं, पर सबके लिए एक ही वही है जिनको हम सब मान रहे हैं। जब वो एक है तो आपस में ऐसे क्यों लड़ना, ठीक है। कोई मस्जिद में बैठ के उनको याद कर रहा है, तो हमारे ही भगवान को, मतलब जो सबके भगवान है, भगवान को ही वो अल्लाह के रूप में याद कर रहा है, तो उस मस्जिद को क्यों तोड़ना भाई? एक तरह से तोड़ रहे हो तो मतलब कह रहे हो कि अपने जो भगवान कहोगे, यहाँ मैं अपना अपना बोल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आए, कि जो भगवान की ही निंदा कर रहे हो आप, भगवान का ही अनादर कर रहे हो आप, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। कि भगवान के बच्चे जो मुस्लिम के फॉर्म में है, जो उनको याद कर रहे हैं, आप उनको मार रहे हो, उनको जगह को तोड़ रहे हो, तो या भगवान खुश होंगे? राम भगवान आप राम के फॉर्म में जान रहे हो या कृष्णा के फॉर्म में जान रहे हो, ये कभी खुश नहीं होंगे। अरे बच्चा क्या कर रहा है रे बेटा, वो भी तो मुझे ही याद कर रहा था, तू मना कर रहा है। मेरे लिए ही तो बेचारा वो फास्ट कर रहा है, या मुस्लिम के लिए कर रहा हूँ। कि देखिए सबका कोई तरीका अलग है, बट सब उनके बच्चे हैं। नफरत नहीं बच्चा, नफरत नहीं। सामने वाला करता है तो करने दो, तुम प्यार रखो, एक दिन सामने वाला भी पीक लेगा, समझ गए? तो
थोड़ा सा ऐसे बीच में बातें आ जाती है, कभी कभी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, क्योंकि इतनी पेपर न्यूज पेपर पढ़ते होते इतना नफरत देख देख के लगता है क्या चल रहा है भाई। सोसाइटी में जहाँ जाओगे तो ऐसे ही ऐसे चलते रहते हैं। हाँ, तो बंगाल डिवीजन बता दिया, तो उसके बाद वो रिजाइन करना पड़ा। उनके बाद बहुत हो हंगामा, आपने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट ऐसे ऐसे पूरा चल रहा था सब जगह, ऐसे इसके अगेंस्ट में सब जगह जुलूस निकाल जा रहे हैं। तो भाई करजन को बुलाया गया, वापस आओ वापस आओ, तो रिजाइन करना पड़ा। करजन के बाद मिंटो साहब को भेजा गया। मिंटो साहब के टाइम में क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट तो ऐसे चल रहा था। और अ, थोड़ा सा इसके आगे में आएगा तो मैं धीरे धीरे कुछ कुछ बातें मिंटो साहब के टाइम में क्या क्या हुई मैं बताऊंगा। तो वो सेम पिक्चर है, यहाँ उल्टे फॉर्म में है। मॉडल है मिंटो, ये है, देखें। अ, मैं बता दूं आपको, जो हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था अभी मॉडल मिंटो डिफरेंट फॉर्म में, कि इनका जो पीरियड जो था लगभग, जो मैं बता रहा था 5 6 7, 5 में वो डिवीजन हुआ, तो 5 से 10 का पीरियड था इनका, 1905 to 1910। उसमें क्या बहुत सारे चेंजेस आए थे। जो डिवीजन बंगाल का पहले हुआ 1906 में, मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जो आगा खान ने किया था। और 7 में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट जो जानते हैं। और बाकी ये रिफॉर्म, इसमें कहते हैं कि जैसे दिन पर दिन चेंज होते जा रहे थे, तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी ना, सेंट्रल लेवल पर कहे या प्रोविंस लेवल पर, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनकी साइज बढ़ाया गया और ज़्यादा मेंबर को इंक्लूड किया गया। ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर दोनों को और ज़्यादा लेवल पर ज़्यादा इंक्लूड किया गया, ज़्यादा नंबर ऑफ में। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, उसके जो 16 मेंबर से 60 हो गए, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नंबरिंग पर मतलब नहीं है। एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंस बड़ा तो मेंबर ज़्यादा रहेंगे, छोटे रहेंगे तो प्रोविंस मेंबर छोटे कम रहेंगे। जैसे आप अभी जानते हो कि जैसे कि असम में, सॉरी, अगर देखा जाए गोवा में, तो गोवा में जो असेंबली है, विधानसभा है अगर, तो वहाँ नंबर ऑफ एमएलए कम है। बिहार में है तो बड़ा एरिया है, तो नंबर ऑफ एमएलए ज़्यादा है, उनका पोस्ट ज़्यादा है। यूपी में और कहीं ज़्यादा है, राजस्थान में अलग है, एमपी में अलग है। तो वैसे ये यूनिफॉर्म नहीं था। प्रोविंस लेवल पर जो काउंसिल जो थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके मेंबर डिफरेंट डिफरेंट एरिया वाइज थे, जो भी हो, एरिया एंड पॉपुलेशन। तो सीएलसी के बारे में कहा जा रहा था कि अभी भी क्या था, ऑफिशियल जो थे, मतलब सरकारी वाले जो उनके ब्रिटेन के द्वारा जो अपॉइंट किए गए थे, वो ज़्यादा अभी भी ज़्यादा चल रहे थे। और जो, लेकिन प्रोविंस लेवल पर जो देखा जाए, तो जो राज्य के लेवल पर था, जो लोकल लोग जो जहाँ से इंडियन को लिया जा रहा था वहाँ से भी, तो वहाँ इंडियन का ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव था। यहाँ इंडियन कम थे, मतलब कह सकते हैं नॉन ऑफिशियल, वहाँ नॉन ऑफिशियल ज़्यादा थे। मेजोरिटी वहाँ थी, प्रोविंस में ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे प्रोविंस को क्या है, देख रहा है कि कोशिश किया जा रहा है कि उनको ऑटोनॉमी दिया जाए, स्वायत्ता कहा जाता है, ऑटोनॉमी देने की कोशिश की जा रही है धीरे धीरे। तो ये कह सकते हैं आप कि 1937 तक, 35 का एक अमेंडमेंट, 35 का इंडिया, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। तो उसके 2 साल बाद 37 तक कहीं ना कहीं प्रोविंस को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी धीरे धीरे बहुत मिल गई। को जब मैं आगे डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा। तो अगला पॉइंट है, हम्म, कहते हैं कि फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर जो जो इंडियन मेंबर, यहाँ देखें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इंडियन को इंक्लूड किया जा रहा था नॉन ऑफिशियल, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मंत्रिमंडल था ना सेंट्रल लेवल पर, मतलब, तो उसमें पहले इंडियन कोई नहीं थे, कोई मंत्री इंडियन नहीं रहेगा। तो पहला जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मेंबर, जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर जो बने, तो कहते हैं कि वो जो सत्येंद्र, फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, इनको बनाया गया था पहला बार एक लॉ मेंबर, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको बनाया गया था लॉ मेंबर। तो लॉ मेंबर कहने का मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से कहीं ना कहीं उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के मैं बता दूं, पहले बताओ कि ये एक जमींदार के बेटा थे, वेस्ट बंगाल के थे, बंगाल के थे। और ये अपने आप में एक है कि बहुत बड़े वकील थे उस टाइम के, बहुत बड़े वकील थे, जानकार थे, फेमस वकील थे। और इन्होंने इनकी जो पढ़ाई जो हुई थी लॉ की, जो उसमें फॉरेन में, मतलब इंग्लैंड में हुई थी। तो रिच फैमिली के थे,
पढ़ाई भी की। अब अभी जैसा नहीं है कि भाई किसी को पास देखते हैं कि अगर पैसा, बड़े फैमिली है, बड़े फैमिली मतलब जमीन जमीन वाले या फैक्ट्री है, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, तो उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई बस जैसे जैसे डिग्री ले ली, बस वहाँ बैठ के करते करते सीख जाएंगे, और वो कंपनी, वो फैक्ट्री चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं, और जो जमीन जायदाद जो भी है उसको संभाल रहे हैं, किराया आ रहा है, ऐसे ऐसे होटल चल रहा है, होटल चल रहा है, कई जगह दुकानें हैं या कई जगह शोरूम है, ऐसे कर रहा है। लेकिन जमींदार के बच्चा होने के बावजूद भी पढ़ाई किया, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझा, खुद एक लॉयर बना, लॉयर में भी काफ़ी पैसे कमाए, फेमस लॉयर बना, और अच्छी लॉ में नॉलेज थी, तो इसलिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एक लॉ मेंबर बनाया गया। ऐसा नहीं कि किसी को उठाकर बना दिया गया। तो ये था। अब है लेजिस्लेटिव काउंसिल डेलिबरेटिव फंक्शन इनक्रेज। डेलिबरेटिव फंक्शन कहने का मतलब क्या, कि जो तर्क वितर्क करना, विचार विमर्श करना, तो ये फंक्शन ज़्यादा मिला इनको। कैसे मिला, देखिए कैसे, मूविंग रिजोल्यूशन ऑन बजट, ठीक है, एंड ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंट, पब्लिक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है, बट नॉट सर्टेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनको अब कहा गया कि जो लोग कि बजट को कुछ है, जो बजट के बारे में ये आप रिजोल्यूशन प्रस्ताव ला सकते थे, ठीक है, कोई प्रस्ताव लाना है बजट से रिलेटेड, कुछ बातों को अपना बोलना है या कहना है, या अगर तो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, बीच में ऐसा नहीं कि वर्बली के फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, एक, तो उसको आप प्रेजेंट कर सकते या कह सकते हैं कि डिस्कस कर सकते थे। तो ये रिजोल्यूशन हुआ, ठीक है। बाद में मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रिजोल्यूशन, ये सब मोशन रिजोल्यूशन चर्चा होगा, तो वो क्या होता है, बस इतना जाने कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यहाँ आप बातों को रख सकते थे बजट से रिलेटेड। अब कोई मैटर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो उससे बातों को डिस्कस कर सकते थे। जैसे कि मान लें कि उसमें क्या चल रहा था, बंगाल डिवीजन हुआ, तो उसके बारे में क्या क्या, ना डिवीजन करें, रोक दें इसको, इससे लोगों को क्या लॉस हो रहा है, लोगों में यूनिटी खत्म हो रहा है, लोगों में इतना विद्रोह है, लोगों का प्यार बढ़ रहा है, लोगों में आक्रोश जट रहा है, जनता भड़की हुई है, ये सब बातों को यहाँ बैठकर डिस्कस कर सकते थे, पब्लिक इंपॉर्टेंस की मैटर को, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बातों को, ठीक है। एंड कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई सप्लीमेंट्री मतलब होता है अनुपूरक क्वेश्चन, कहते हैं अनुपूरक, सप्लीमेंट्री, पूरक एंड अनुपूरक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री एग्जाम को जानते होंगे कि कोई एग्जाम में फेल हो जाता है तो एक और एग्जाम कंडक्ट की जाती है, तो उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं, थोड़ा पास होने के लिए। ऐसे ही कोई बड़ी इंपॉर्टेंट की बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, तो उसको साथ एक और क्वेश्चन जोड़ना है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं, आज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। बट कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट पर नहीं, जैसे कि जो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्म फोर्सेस, वो फुल्ली अपने कंट्रोल में रखे हुए थे, आर्म फोर्सेस, सेना, इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करोगे भाई, ये मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। कहीं गोलीबारी कर दिया सेना ने तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाओगे। पब्लिक इंपॉर्टेंस की बातें है, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली, पब्लिक इंटरेस्ट वाली, लेकिन सेना से मैटर बातों में कोई उंगली नहीं। आज भी क्या है कि हमारी कंट्री में सेना के बारे में भला बुरा कभी डिस्कस करने का कभी किसी को राइट नहीं है, कभी भी। कभी कोई कुछ अनाप शनाप कुछ थोड़ा सा बोल भी देना, जैसे कि ऑपोजिशन वाले या रूलिंग पार्टी, तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, सेना के बारे में तुम कैसे बोल सकते हो, सेना देश की शान है, इसके बारे में। कभी सेना ने गलती कर भी दी, मैं खुद रह चुका हूँ डिफेंस पर्सन, फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो भी उसके बारे में गलत नहीं, क्योंकि एक उसकी डिग्निटी को खत्म कर देगा, लोगों को उसके लिए रिस्पेक्ट, एक ने भी कुछ गलत किया होगा तो वो पूरे को बदनाम कर देता है। जैसे कि मैं बता दूं, कोई एक इंडियन कहीं जाकर अगर अमेरिका में किसी कोई क्राइम किया ना, तो सब लोग ये बोलने शुरू कर देते हैं कि यही बात इंडियन, इंडियन इज ए रेपिस्ट, इंडियन इज ए क्रिमिनल, ऐसे बोलना शुरू हो जाएगा। तो और उसकी डिग्निटी मेंटेन खत्म हो जाएगी, फौज के लिए जो रेस्पेक्ट है, कहने का मतलब। इसलिए फौज में भाई कोई उंगली नहीं। ऐसे जुडिशरी में क्या है, कभी पता है कि कोई जजेज ने पैसे लेके किए होंगे काम, कुछ पता भी रहता है, पता भी चल जाता है, ऐसा कुछ लोग भनक भी लग जाती है, लेकिन जजेस के बारे में कोई उंगली नहीं उठाया, क्योंकि जजेस का रिस्पेक्ट कम जाएगा। अगर जजेस का रिस्पेक्ट कम कर जाएगा, उनका जजमेंट का रिस्पेक्ट कम कर जाएगा, समाज में बहुत सारी बहुत हलचलें मच जाएंगी सोसाइटी में। एक दो हर जगह खराब होते हैं, वो कोई रोक नहीं सकता, पर सब लोग ऐसे नहीं होते, इसलिए वो चीज़ को, उस अभी भी है आर्म फोर्सेस के बारे में एक शब्द नहीं भाई कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, फॉरेन अफेयर, किसी कंट्री के साथ, विदेश के साथ हमको कैसे लेन देन करना है, कैसे रिलेशन रखना है, ये भी हम मैं खुद डिसाइड करूंगा, आप लोग नहीं।
कोई इसमें हलचल नहीं। एंड इंडियन स्टेट, भारतीय स्टेट से रिलेटेड कोई भी मामला हो, किसी स्टेट के साथ उनका कोई भी रिलेशन खराब हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, ये सब चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, ये हमारे अंडर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कहने का मतलब है, बट ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव रिटेन एन एब्सोल्यूट वीटो ओवर ऑल लेजिस्लेशन। कहने का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो मंत्री हो गए, तो उनको एब्सोल्यूट वीटो रहा, मतलब या तो मंत्रियों को कह दे या वाइस रॉय को कह दे, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल या वाइस रॉय, उनको कह दे कि उनको सारे कानून पर एब्सोल्यूट वीटो था। वो चाहे तो पारित आपके कानून बनाए हो को एक्ट, मतलब बिल को एक्ट बनने दे, या चाहे तो ना बनने दे। आप खूब जो जो एमपी टाइप के जो लोग हो गए, कहने के लेजिस्लेटिव काउंसलर हो गए, जो भी ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, कोई कानून बना दो, अगर वायसराय या एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनकी उनकी मंत्रिमंडल अगर चाहे तो हाँ, ना चाहे तो ना। यहाँ भी बता दूं, इन लोगों ने चाह भी लिया हाँ, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां से लंदन से क्या कह सकता है, ना कह सकता है, उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इंडिपेंडेंट थे नहीं, गुलामी थे, तो गुलाम वाली बात चलते रहेगी। गुलामी टाइप का फील भी तो होना चाहिए कि भाई हमारे गुलाम है, इतना भी आज़ादी मत दे दो। वो लोग भी तो ऐसे ही सोचेंगे कि रूल मैं अपने तरीके से करूँगा। अब देखिए, मॉडले मिंटो के बारे में बता दो थोड़ा सा। जब मॉडले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे और मिंटो को बनाया गया था, क्या बनाया गया, 1905 से 10 का टेन्योर जो बनाया गया, वाइस रॉय बनाया गया। ठीक है, तो चूंकि इनको रिजिग्नेशन देना पड़ा था, इससे पहले थे बंगाल विभाजन का टाइम कर्जन, लॉर्ड कर्जन, सॉरी कर्जन, कर्जन थे। तो उसमें इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था मॉडले साहब ने, जो लंदन में बैठे रहते थे, कि अब धीरे धीरे ब्रिटिश राज का समय खत्म होने वाला है इंडिया से, एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लोग परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ज़्यादा समय नहीं है जब ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा। लेकिन मिंटो साहब यहाँ पहुंच के आए थे, नहीं ब्रिटिश राज कैसे अंत होगा, वी विल मेंटेन दिस थिंग, ब्रिटिश राज लॉन्ग टाइम पर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, और आप मेरे हमारे मन से ही रहेगी। जब हम चाहेंगे तो ही खत्म हो सकता है, दूसरा कोई हमें हिला नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस उसने दिया। भाई कॉन्फिडेंस देगा तभी तो भाई दूसरे आपको अपॉइंट किया जाएगा ना, पहले से डिमोरलाइज होकर आओगे तो आपको अपॉइंट क्यों किया जाएगा। वो भी कर्जन में चला, रिजाइन, उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो ये आदमी तो बिल्कुल हो दम जोश वोश में आया कि नहीं भाई, जो विभाजन हुआ, जितना विद्रोह हो रहा है, सबको हम देख लेंगे, सबको मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबको शांत कर दूंगा, दम उसका चिंता नहीं करना। ऐसे ऐसे जोश के साथ। हाँ जी, तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरी वर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS। ठीक, एंड नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे।
तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं। ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @dr_vikas_ias, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो। बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से। पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा। पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है।
तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में। तो ये यहाँ